तो वीडियो की शुरुआत होती है एमसी के मार खाते हुए और उसे बूढ़े मॉन्क नहीं मारा होता है जो चाय पीते हुए कहता है दोबारा करो। एमसी बैठते हुए मन में कहता है लगता है मुझे इसकी आदत हो गई, अब तो उतना दर्द भी नहीं होता, लेकिन मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। तो एमसी पूछता है वैसे आपने कैसे किया? तो मॉन्क कहता है मैंने क्या किया? तो एमसी इशारा करते हुए कहता है मेरे माथे पर मारना, ये बिल्कुल साफ था लेकिन मैं इससे बच या रोक भी नहीं पाया। तो मॉन्क हंसते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हें इसे सिखा भी दिया तो भी तुम इसे सीख नहीं पाओगे, तुम जानते नहीं मैंने इसे सीखने में बहुत मेहनत की है। हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मैं एक अनबीटेबल मार्शल मास्टर हुआ करता था। एमसी मन में कहता है मुझे पता है कि बूढ़े लोगों को डींगे हाँकना पसंद है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। तभी बूढ़ा मॉन्क अचानक से चिल्लाते हुए कहता है हे मैं कौन हूँ? तो एमसी कहता है आप हिडन बुद्धा हो। तो मॉन्क कहता है ये सही है मैं हिडन बुद्धा हूँ लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो एमसी डिवाइन मॉन्क के बारे में सोचते हुए मन में कहता है उसका टेम्पर खराब है और वो सन की भी है। ये सब सोचने के बाद वो मस्का मारते हुए कहता है आप डिवाइन मॉन्क के गुरु है ना? तो वो बूढ़ा मॉन्क उसके सर पे फिर से मारता है। तो बूढ़ा मॉन्क चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारा क्या मतलब है, जैसा टीचर वैसा डिसाइपल। एमसी मन में कहते हैं मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, इससे बहुत दर्द होता है। तो मॉन्क शांत होते हुए कहते हैं हाँ वो मेरा डिसाइपल है, तो क्या मेरे लिए उससे ज्यादा स्ट्रांग होना नेचुरल नहीं है? जब वो डिसाइपल 100 मार्शल मास्टरों में से एक था तब भी वो मेरी प्रेजेंस में सांस भी नहीं ले पाता था। एमसी उसे देखते हुए मन में कहता है हालांकि मुझे उसकी ओर से कोई पावर सेंस नहीं होती, एक मार्शल मास्टर के बजाय वो दूसरे बूढ़ों की तरह दिखता है। तो मॉन्क हंसते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेरा क्यूआई सेंटर काम नहीं करता और हमें बताया जाता है क्यूआई पॉइंट 3 जगह पे होते हैं जहाँ पे सभी क्यूआई लाइफ की एनर्जी को जनरेट करते हैं और स्टोर करते हैं। जब किसी का क्यूआई सेंटर खत्म हो जाता है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, अगर वो बच भी गया तो भी वो हमेशा के लिए इनवैलिड हो जाएगा। उसको कहानी में आते तो एमसी हैरान होकर कहता है ऐसा कैसे हुआ? तो मॉन्क कहता है एक कहावत है जब कोई अपनी अंतिम सीमा को तोड़ देता है तो वो इनलाइटमेंट हासिल कर लेगा। मैंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी और सब कुछ खो दिया। तो एमसी कहता है अच्छा इसीलिए? तो मॉन्क कहता है इनलाइटमेंट ऑफ कोर्स मैंने उसे हासिल कर लिया, मुझे ये पता चला कि बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एमसी हैरान हो जाता है और मन में कहता है तो इसका मतलब ये है कि आखिर में वो ट्रू इनलाइटमेंट तक नहीं पहुंच पाए, वो इतनी शांति से इतना सब कुछ खोने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? तो मॉन्क कहता है सीरियसली तुम क्यों रो रहे हो जबकि मैं वो हूँ जिसका इनर क्यूआई खत्म हुआ है। हाँ, चिंता मत करो, सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट को क्यूआई की जरूरत होती है, मुझ जैसे मॉन्क को ऐसी चीज से क्या मतलब? मुझे मार्शल आर्ट की भी परवाह नहीं है तो फिर मैं अपने क्यूआई सेंटर के नुकसान पर क्यों रहूंगा? और ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने पहले कहा मुझे इनलाइटमेंट मिला और दुनिया के दूसरे साइड की झलक मिली। तो एमसी हैरान होकर पूछता है क्या दूसरे साइड की दुनिया? तो मॉन्क कहता है मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में ना जानो, वैसे भी तुम रुक क्यों रहे हो, दोबारा शुरू करो। इतना कहते हुए दोबारा से एमसी को मारता है। तो एमसी कहते हैं आउच ठीक है दर्द हो रहा है। उसके कुछ टाइम बाद हम एमसी को देखते हैं जो झाड़ू लगा रहा होता है और गुनगुनाते हुए मन में कहता है सुबह सुबह ट्रेनिंग के बाद झाड़ू लगाना मेरे दिमाग को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है और मैं विजुअलाइजेशन में भी काफी अच्छा हो गया हूँ, इसलिए फिंगर फ्लिप भी कम हो गए हैं। और वहाँ पे डॉगोरंग आते हुए कहता है मेरे मास्टर। इसे सुनकर एमसी डॉगोरंग की ओर देखता है, फिर हम देखते हैं कि नीचे से कोई ऊपर आ रहा होता है और ये कोई दूसरा मॉन्क होता है, मुझे नहीं पता। और एमसी के पास आके कहता है आपके लिए मुश्किल रहा होगा सर, और एमसी भी कहता है आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और बूढ़ा मॉन्क बाहर आते हुए कहता है क्या ये यहाँ है? तो दूसरा मॉन्क भी कहता है नमस्ते ग्रेट एल्डर। और बूढ़ा मॉन्क कहता है क्या जूनियर डिसाइपल्स में कोई आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है? तो दूसरा मॉन्क घबराते हुए कहता है क्या आप? उसके बोलने से पहले ही बूढ़ा मॉन्क कहता है मैंने सोचा कि मैं बस मरने का इंतजार कर रहा था, तभी मुझे एक रिवलेशन हुआ, मैं शाओलिन के लिए कुछ करना चाहता हूँ इसलिए एक टैलेंटेड लड़के को ले आओ। तो दूसरा मॉन्क कहता है सच में ये शाओलिन के लिए एक ब्लेसिंग है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हो सकता है इसमें थोड़ी कमी हो लेकिन मैं एक बच्चे को लाऊंगा जो आपकी विरासत को ले सके। तभी बूढ़ा मॉन्क जोर से चिल्लाता है और कहता है कौन सी इनहेरिटेंस, कौन सी लेगेसी, क्या तुम लोग सच में यही चाहते हो? तो दूसरा मॉन्क निराश होते हुए कहता है फिर मैं अब जाता हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके आपके पास वापस आऊंगा। उसके बाद वो मुड़ के वहां से जाने लगता है। तो तभी बूढ़ा मॉन्क कहता है रुको, और एमसी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है शाओलिन कब बना एक रूट सेक्ट जो अपने बेनिफैक्टर को शुक्रिया भी नहीं कहता। ये सुनकर तो एमसी और मॉन्क दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और बूढ़ा मॉन्क कहता है अगर इस बेवकूफ ने अपनी स्वॉर्ड नहीं दिखाई होती तो मैं इस फैसले पर कभी नहीं पहुंच पाता, अगर ये शाओलिन का बेनिफैक्टर नहीं है तो कौन है? दूसरे वाले मॉन्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हमसे परेशान होते उन दोनों को देख रहा होता है। तभी बूढ़ा मॉन्क चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम जानते नहीं कि ग्रेटिट्यूड क्या है? उसकी आवाज सुनते ही दूसरा मॉन्क डर जाता है और एमसी से कहता है मैं शाओलिन के बेनिफैक्टर का शुक्रगुजार हूँ। और एमसी भी घबराते हुए कहता है ओह कोई बात नहीं। तो बूढ़ा मॉन्क कहता है बस इतना ही, जल्दी करो और वापस जाओ। तो दूसरा मॉन्क इसे सुनकर कुछ नहीं कहता और मन में कह रहा होता है क्या सच में इस लड़के ने ग्रेट एल्डर को इलेक्टेड किया? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा कैसे दिखता हूँ, लेकिन क्या वो एक स्कॉलर नहीं है? तो बूढ़ा मॉन्क कहता है क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो, तुम्हारे यही रहने का इरादा तो नहीं है? इसे सुनकर दूसरा मॉन्क कहता है मैं जा रहा हूँ और फिर वहां से निकल जाता है। तो बूढ़ा मॉन्क उसे देखते हुए कहता है वो कमीना सिर्फ रस्सियां खींच खींच कर डिसिप्लिनरी हॉल का लीडर बना है, वो आधा भी काबिल नहीं है इसके लिए। सच में कोई काबिल इंसान खुद यहाँ नहीं आएगा, स्वाभाविक है, मेरे पास उससे अच्छे से बात करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी उसने जैसे भी किया उसके लिए इस पोजीशन तक पहुंचना आसान नहीं था, कम से कम उसके पास खुद की पढ़ाई करने का मौका तो है। तो एमसी उससे पूछता है आपने मुझे शाओलिन का बेनिफैक्टर क्यों कहा? तो मॉन्क मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारी व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग शॉट सच में इफेक्टिव थी,
तुम्हें देखने के बाद मैंने कुछ नई तरकीबें भी चुनी है। मैं अपने आप में नए सुधारों को एक्सेप्ट करके खुश होता, लेकिन मुझ पर शाओलिन का बहुत ज्यादा एहसान है। एमसी कहता है तो आप ये कह रहे कि भले ही मैंने वो लाल बर्फ आपके लिए तैयार ना की हो, क्या आप अब भी मुझ पर कर्जदार हैं? तो मोंग कहता है ओ नहीं, ये अलग मामला है। तो एमसी कहता है आपका क्या मतलब है कि अलग मामला? क्या ये सब किसी भी तरह से इक्वल नहीं है? तो मोंग कहता है हाँ ऐसा नहीं है। उसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो अपने दिमाग के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है मेरा मन मेरी स्वॉर्ड के लिए खाली है। हल्की हवा और गुजरते बादल बहुत पुराने यादों के टुकड़ों की तरह है। मैं एक शाय बीटू के कदमों से शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ता हूँ वो धीरे से खुद से मुंबुलाती है और ऐसे ही बोल बोल कर ट्रेनिंग कर रहा होता है और बाहर के उसे दिखते है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो मोंग कहता है तुमने उसे देखा था? एमसी कहते हैं हाँ मैंने उसे देखा। तो मोंग कहते हैं वो किस तरह का था? एमसी कहते हैं ये जबरदस्त था, बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के ये बस आगे बढ़ती रही। तो मोंग कहता है शाबाश। तो एमसी भी रोते हुए मुस्कुराने लगता है। मोंग कहता है खैर अभी सेलिब्रेट मत करना, तुमने अभी अभी अपने मन पे काबू करना सीखा है, अब नर्क से गुजरने के लिए तैयार रहो। और डॉगोरेंग को देखते जो मन में कहता है आखिर उसने दिमाग पे काबू करना सीख लिया। ये वो नहीं है जो मैंने अभी देखा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताओवादी आत्मज्ञान तक पहुंच रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगले दिन का सीन देखते जहाँ पे एमसी बूढ़े मोंग के लिए चाय बना रहा होता है। तभी बूढ़ा मोंग गेट खोलते हुए बाहर आता है तो एमसी उसे ग्रीट करते हुए कहता है ओ आप उठ गए, गुड मॉर्निंग रिवरेंट। तो बूढ़ा मोंग कुछ नहीं कहता तो एमसी हैरान होता है कि बूढ़ा मोंग कुछ बोल क्यों नहीं रहा। बूढ़ा मोंग आगे आगे खड़ा हो जाता है तो एमसी मन में कहता है हाँ क्या आज उसने नए कपड़े पहने हैं? वो भी आज अलग महसूस कर रहा है, मुझे हैरानी है कि वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद मोंग आके बैठते हुए कहता है तुम्हारा आज मॉर्निंग मेडिटेशन कैसा रहा? तो एमसी कहता है मुझे आज बिल्कुल फ्री महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता और कोई भी चीज मेरे रास्ते पे नहीं आ सकती। स्वॉर्ड बिल्कुल वैसे ही चली जैसे मैं चाहता था, बिल्कुल मेरे एक्सटेंशन की तरह। मैं बिल्कुल आपको आज मेरी ट्रेनिंग के रास्ते पे न्याय दूंगा। तो मोंग कहता है बेवकूफ कमीने, मैं तुम्हारे रास्ते पे कब से आ गया हूँ, अब मेरे लिए चाय लेकर आओ। तो एमसी कहता है हाँ। उसके दम से चाय लेकर आ जाता है तो मोंग उसे चुपचाप पीने लगता है। तो एमसी उसे देखते हुए मन में कहता है वो आज सच में एक पवित्र मोंग की तरह दिख रहा है। ये अनएक्सपेक्टेडली उस पर फिट बैठता है। उसके बाद मोंग अपनी चाय खत्म कर लेता है और एमसी से कहता है तुम्हें पता है तुमने इस बूढ़े आदमी के गुस्से को बरकरार रखते हुए अच्छा काम किया है। उसके बाद वो टेबल पे एक लिफाफा और पोटली रखता है और एमसी उनको उठाते हुए कहता है ये तो मोंग कहता है ये लेटर और पोटली बुल्लियों को दे दो, अपना भविष्य खुद तय करना है तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम रूल करना चाहो या शिकार बनकर निगल लिया जाना चाहो, और अब तुम जहाँ से आए थे वही चले जाओ। इतना कहते वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है और एमसी बस उसे देख रहा होता है। तो डॉगोरेंग आते हुए कहता है मेरे मास्टर क्या मैं आपका सामान पैक करने जाऊँ? और एमसी को देखते जो उदास होते हुए मन में कहता है आखिर में वो अभी भी इतना हार्श है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि मैं बिना पछतावे के चला जाऊँ, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद देखते डॉगोरेंग एमसी का सामान लेके आ जाता है और कहता है चलो चले मेरे मास्टर। एमसी उदास होता है और घुटनों के बल आकर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है आपका शुक्रिया, मैं प्रे करूंगा कि आप और लंबी जिंदगी जिए रिवरेंट। उसको दम से खड़ा होता है और अपना सामान कंधे में बांध लेता है और इमोशनल होते हुए पीछे की ओर देखता है और फिर वहां से भारी मन से जाने लगता है और डॉगोरेंग भी आखिर बार ग्रीट करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यंग लेडी कुछ पढ़ रही होती है। तभी आइस घोस्ट आते हुए कहता है यंग मिस्ट्रेस। तो वो कहते क्या हुआ? आइस घोस्ट कहता है जिस नो शैडो स्क्वाड को शाओलिन पर नजर रखने को सौंपा गया था उसने वापस लौटने की रिक्वेस्ट की है। यंग लेडी कहते है क्या? तो वो कहता है उन्होंने बिरियोन को देखा। तो यंग लेडी कहते है क्या बिरियोन? और मन में कहती है डार्क हेवन मार्शल एम्पायर की सर्वेंट वो शाओलिन क्यों जाएगी? एक मिनट, वो लड़की छुपने की कला में स्नो शैडो स्क्वाड से भी ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसने जानबूझकर खुद को सामने दिखाया। उसके बाद वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहते वो हमें वार्निंग दे रही है। तो आइस घोस्ट कहता है सच में, अब हम क्या करें? यंग लेडी कहते तो उसका गोल क्या है? तो वो कहता है हमें यकीन नहीं है, हम बस इतना जानते हैं कि वो अभी शाओलिन के आसपास छुपी हुई है। यंग लेडी कहते हैं मार्शल एम्पायर वो उससे बहुत दूर नहीं हो सकता, उसके पास शाओलिन के साथ खिलवाड़ करने का कोई कारण नहीं है, इसीलिए उसका एम बस वो लड़का होना चाहिए। ये शर्म की बात है लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकते। तो मैं स्नो शैडो स्क्वाड को पीछे हटने की परमिशन देती हूँ, साथ ही मैं उन्हें हर कीमत में उन दोनों से कांटेक्ट में आने से बचने के लिए कहो, लेकिन सड़क और डैंगफेंग शहर पर नजर रखो और उस आदमी की गतिविधियों पर भी नजर रखो। तो वो कहता है ठीक है यंग लेडी। तभी यंग लेडी कहती है ओ और हमें और लोगों की जरूरत होगी, हमारे रैंकों में सबसे अच्छे वॉरियर को इकट्ठा करो। तो वो कहता है सबसे बेहतर लोग। यंग लेडी कहती है हाइस पैलेस हॉल की कुछ हलचलें मुझे चिंता में डाल रही है, अगर इससे भी बदतर हालात बदतर हो जाए तो हमें अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि बहुत देर हो चुकी होगी। इसे सुन के आइस घोस्ट मन में कहता है अगर यंग लेडी भी ऐसा कह रही है तो सिचुएशन सच में गंभीर होगी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? और यंग लेडी मुस्कुराते हुए कहती है वो किंग मुन सच में वो इस समय कुछ अच्छा करने को तैयार नहीं है। उसका सीन चेंज होता है और नरेटर बताता है हिडन बुद्धा का घर छोड़ने के बाद एमसी ने शाओलिन छोड़ने से पहले डिसिप्लिनरी हॉल के मास्टर से मुलाकात की। वो घबरा गया था कि सीनियर मोंक हमारा ग्रेट साइकिल एलिक्सर लाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। और क्योंकि कोई समय बर्बाद नहीं हुआ तब भी सुबह हो रही थी जब दोनों शाओलिन टेम्पल से निकले। तभी एमसी कहता है मैं गिनती भूल गया हूँ कि मैं कितनी बार यहाँ पे लॉन्गजी टी लाने के लिए चढ़ा हूँ।
उसने मेरा बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद किया, लेकिन हिडन बुद्धा के साथ रहकर मैंने अपने दिनों का सच में आनंद लिया। मुझे ऑर्चिड फ्रेग्रेंस टी हाउस के साथ एक डिलीवरी ऑर्डर सब्सक्रिप्शन सेटअप करना चाहिए। इस तरह मेरे चले जाने के बाद भी वो अपने फेवरेट लॉन्गजिन टी का मजा ले पाएंगे। और मन में कहता चलो देखते हैं मैं कितना पैसा बचा सकता हूँ। एमसी पैसों की गिनती कर ही रहा होता है कि तभी डॉग ग्रैंड को कुछ महसूस होता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने के लिए तैयार होता है। तो एमसी कहता है हवा का रुख बदल गया। नहीं, ये हवा नहीं है, किसी और का हो रहा है। और ऐसा लगता है कि वो हमें ना तो आगे बढ़ने देगा और ना ही पीछे हटने देगा। ये एहसास ये वैसा ही है जब मैं पहली बार मुरी मेलाइस में स्वॉर्ड सेन से मिला था। उसके बाद प्रेशर और तेज होने लग जाता है और वो सामने की ओर देखते हैं कि कोई आ रहा होता है। इसे देखकर एमसी हैरान हो जाता है और खतरे को देखकर एमसी की इनर सर्कल अपने आप ही बाहर आ जाती है। देखते हैं कि मार्शल एम्पर आगे बढ़ता है और एमसी को देखते हुए कहता है ओह क्या सरप्राइज है, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो।